जो चिट्ठी उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, वो उनके हाथ में थी। लेकिन वो ये भी जानते थे कि बहुत जल्द जिंदगी उनका दामन छोड़ देगी। अरे शैलेंद्र जी, क्या हुआ? आप इस चिट्ठी को ऐसे क्यों देख रहे हैं? इस चिट्ठी में कोई गलती है क्या? शिवगंज पोस्ट ऑफिस के एक क्लर्क ने शैलेंद्र से पूछा। उन्होंने अपनी नजरें उठाई और बोले, गलती? नहीं नहीं साहब, कोई गलती नहीं है। तो फिर देखिए, जल्दी चिट्ठियां समेटिए और निकल पड़िए, वरना देर हो जाएगी। शैलेंद्र इतने खुश थे कि वो तो भूल ही गए थे कि वो शिवगंज पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन है और उनका काम है लोगों के घर घर चिट्ठियां पहुंचाना। हाँ हाँ, मैं अभी निकल पड़ता हूँ। शैलेंद्र जी गए, चिट्ठियां अपने थैले में डाली और फिर वो पोस्ट ऑफिस से बाहर आए। पोस्ट ऑफिस के नियम के हिसाब से देखे तो इस चिट्ठी को पहुंचने में 1-1.5 हफ्ता और लगेगा, लेकिन इतना देर वो इंतज़ार कर नहीं सकते। ये खबर उन्हें सबसे पहले अपने घर तक पहुंचानी है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि आज वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन एक और फैसला भी उन्होंने किया कि वो अपनी ये खुशी बांटेंगे उस इकलौते इंसान के साथ जिन्होंने उन पर तब भरोसा किया था जब कोई उन पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मुरारी, मेरी बेटी को सरकारी नौकरी मिल गई है, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई का डब्बा मुरारी काका की तरफ बढ़ाते हुए शैलेंद्र जी ने कहा। क्या? नेहा बिटिया को सरकारी नौकरी मिल गई? ये तो बहुत अच्छी बात है शैलेंद्र। हाँ, मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई है। तुम तो जानते हो, जब मैंने अपनी बेटी को सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए उत्साह दिया था, सबने मुझसे कहा था कि मैं बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ। मुझ जैसे गरीब घर से अफसर नहीं निकलते। मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई की जगह उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। जो थोड़ा बहुत मैं अपनी तनख्वाह से बचा लेता हूँ, उसे जोड़कर मुझे उसका दहेज बनाना चाहिए। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मेरी बेटी अपने सपने पूरे करेगी और मैं उसके लिए जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। मुरारी काका ने सहमति में सर हिलाया और बोले, मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है। मैं जानता हूँ किस तरह से तुमने पाई पाई जोड़ी है और उसकी पढ़ाई का खर्चा दिया है। वैसे तुम्हारी बेटी भी होनहार थी, वो भी बच्चों को पढ़ाकर किसी न किसी तरह कुछ न कुछ पैसे कमा लेती थी। चलो, बड़ा अच्छा हुआ उसे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। अब तुम उसे सच बता सकते हो। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकते हो। नौकरी? नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई मुरारी? आ गई शैलेंद्र। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम्हें देखकर ही पता चलता है आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। जो इंसान बड़े आराम से साइकिल पर पूरे शिवगंज का चक्कर लगाकर 2-3 घंटे में अपना काम खत्म करके पोस्ट ऑफिस वापस आ जाता था, उसे अब अपना काम खत्म करने के लिए कई घंटों लग जाते हैं। ये तो बस उम्र की वजह से है और कुछ नहीं। उम्र मेरी भी हुई है, मैं भी कोई बांका नौजवान नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं बता सकता हूँ कि क्या उम्र का तकाजा है और क्या। अरे छोड़ो ना ये बातें मुरारी, आज मेरा दिल बहुत खुश है, इसीलिए तो मैं तुम्हें मिठाई देने आया था। सुनो, अगर भास्कर आए तो उसको भी ये मिठाई दे देना। मैं चलता हूँ, मुझे चिट्ठियाँ बांटनी हैं। चिट्ठियाँ बांटने के बाद मैं फिर से मिठाई खरीदूंगा। मुझे ऑफिस में भी तो मिठाई बांटनी है। मुरारी ने कहा, सुनो, ज़रा ज़्यादा मिठाई खरीदना, अब तुम्हारी बेटी अफसर है, कम मिठाई से काम नहीं चलेगा। ये बात सुनकर शैलेंद्र जी का चेहरा गर्व से चमक उठा। उनका मन तो था कि मुरारी काका के साथ बैठकर वो थोड़ी देर और बात करे, लेकिन इसका वक्त नहीं था।
उनकी जिम्मेदारियां उन्हें पुकार रही थी। इसीलिए वो अपनी साइकिल पर बैठे और घंटी बजाते बजाते शिवगंज के लाल चौक पर कहीं भीड़ में खो गए। क्या बात है काका, आज दुकान में मिठाई? कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है क्या? मिठाई के डब्बे से एक लड्डू उठाकर उसे खाते हुए भास्कर ने मुरारी काका से पूछा। हाँ, खुशखबरी है। शैलेंद्र जी को तो तुम जानते होगे। हाँ, हमारे पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन ना? हाँ हाँ, वही। उनकी बेटी को सरकारी नौकरी मिल गई है। सच में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए वो ये मिठाई लाए थे। हाँ काका, अच्छा हुआ कि उनकी बेटी को ये नौकरी मिल गई। वैसे भी उनकी बेटी ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने भी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए सिर्फ पैसे खर्च नहीं किए, पूरी दुनिया से डरे हैं। हाँ, सही कह रहे हो तुम। वैसे पता है, उसकी बेटी को नौकरी मिलने से भी ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हुई कि अब आखिरकार वो अपनी नौकरी छोड़ सकता है। आप उनकी नौकरी छुड़वाना क्यों चाहते हैं? मैं उसकी नौकरी छुड़वाना नहीं चाहता भास्कर, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों पहले उसके नाक से खून बह रहा था। क्या? हाँ, दरअसल हुआ यूं था कि वो एक चिट्ठी पते पर पहुंचाकर वापस आ रहा था। वापस आते आते अचानक साइकिल लेकर वो रुक गया। मेरी दुकान के सामने तो नहीं, पर थोड़ी दूर रुका था। मैंने देखा कि वो रुक गया है और देखा कि वो झुककर अपने हाथ में कुछ देख रहा है। जब मुझे लगा कि शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं फ़ौरन अपनी दुकान से निकला और उसके पास गया। उसके पास जाकर मैं देखता हूँ कि उसका हाथ खून से सना हुआ है। जैसे ही उसने मुझे देखते हुए देखा, उसने अपना हाथ छुपाने की कोशिश की। मैंने भी इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। उसे अपने दुकान के अंदर बुलाया और बैठने को कहा। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, वो इतनी गर्मी है ना, लगता है गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा हो भी तो सकता है काका कि ये गर्मी की वजह से हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन तुमने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। वो रोज़ मेरी दुकान के सामने से ही जाता है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो धीरे धीरे अंदर से ख़त्म हो रहा है। वो शायद इस बारे में अभी किसी से बात करना ना चाहे, लेकिन सच तो ये है, उसे बहुत जल्दी इलाज की ज़रूरत है। लेकिन उसके हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो नौकरी छोड़ दे और घर पर बैठ जाए। कम से कम आज सुबह तक तो उसके ऐसे हालात नहीं थे। चलिए, अच्छा है। कम से कम मैं और आप ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ हो उसका इलाज हो। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है और जब अब कहीं उनकी ज़िंदगी में आराम करने का मौका आया है, तो कम से कम उन्हें ये मौका मिले तो सही। भास्कर ने ये बात उम्मीद से कही। मुरारी काका ने भी सहमति में सर हिलाया, लेकिन उनका दिल उनसे कह रहा था कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये मर्ज़ इतना सीधा नहीं कि इसका इलाज इतनी जल्दी मिल जाए। ओह, आप अभी पूजा कर रहे हैं? मैं बाद में आ जाऊंगी। मुरारी काका को एक पहचानी आवाज़ सुनाई दी तो वो मुड़े। उन्होंने देखा कि शैलेंद्र की बेटी नेहा उनके सामने खड़ी हुई है। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, बैठो, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। मुरारी काका ने पूरी दुकान में घूम घूम कर अगरबत्ती दिखाई, फिर आखिरकार भगवान की तस्वीर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका नमन किया। फिर वापस आए
और बोले, बोलो बेटा, क्या बात है? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? कितने दिन हो गए, मैंने उन्हें देखा नहीं। मैं यही बात करने आई हूँ काका। दरअसल पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? आखिरी दिन जब वो आपसे मिलकर गए, उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस गए और उन्होंने सब में मिठाई बांट दी। बहुत खुश थे वो उस दिन। मुझसे घर आकर कहने लगे कि ऑफिस के बड़े बाबू तक ने उन्हें बधाई दी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले दिन सुबह उन्हें बहुत बुखार आया। हम लोग तो बहुत घबरा गए थे। 2 दिन तक उनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि बड़े अस्पताल लेकर जाओ। लेकर गई थी। हाँ काका, लेकर गई थी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नेहा ने अब तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन फिर भी न जाने मुरारी काका के दिल में एक डर क्यों बैठता जा रहा था। वो बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि शैलेंद्र को कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो। डॉक्टर ने कहा है कि शायद बड़ी बात है। उनका सीने का एक्सरे करने के लिए दिया है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ इलाज ना हुआ तो उन्हें बाहर ले जाना पड़ेगा। नेहा खामोश हो गई। फिर उसने कहा, मैंने उनसे कह दिया है कि वो फ़िलहाल पोस्ट ऑफिस से छुट्टी ले लें, क्योंकि वो बिना वजह छुट्टी नहीं करते, इसीलिए उनकी बहुत सारी छुट्टियां जमा हैं। मैंने अब तक किसी को इस बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि मुझसे उन्होंने कहा था कि कम से कम आपको खबर मुझे दे देनी चाहिए, वरना आप चिंता करेंगे। आखिर आप वो इकलौते इंसान हैं जिन्होंने उनसे सबसे पहले इलाज की बात की थी। मुरारी काका को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कहना क्या चाहिए। वो कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, उसकी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है। मैंने उससे कहा भी था, लेकिन तब तुम्हारे घर के हालात भी अलग थे। अच्छा हुआ बेटा तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे उम्मीद है कि उसका तुम अच्छे से इलाज करवा पाओगी। मुझे भी यही उम्मीद है काका, लेकिन वो तो बात की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मुझे नौकरी शुरू करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं सोच रही हूँ सरकारी अस्पताल में ही फ़िलहाल इलाज शुरू करवा दूँ। मुरारी काका को नेहा के लिए बड़ा बुरा लगा। क्या उम्र होगी इस लड़की की? ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल। इस उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां इस लड़की पर आ गईं। उन्होंने कहा, तुम ठीक सोच रही हो बेटा, इलाज शुरू करवा दो। और सुनो, अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हुई तो हिचकिचाना मत, मेरे पास आना। मैं जितना हो सके करूँगा ज़रूर। नेहा मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ काका, आप किसी ऐसे इंसान को अपने दर से वापस नहीं भेजते जिसे आपकी मदद की ज़रूरत हो। ये बोलकर वो बेंच से उठकर खड़ी हुई और कहा, चलती हूँ काका, अभी एक और डॉक्टर से मिलने जाना है। उन्हें बाबूजी के रिपोर्ट्स दिखाने हैं और उनकी पुरानी जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में भी उनसे बात करनी है। बस वहीं जा रही थी, बीच में आपका पीसीओ दिख गया तो मैं रुक गई। मुरारी काका ने सहमति में सर हिलाया। नेहा भी पीसीओ से निकल गई। जब नेहा पीसीओ से निकलकर लाल चौक की तरफ जा रही थी तो मुरारी काका उसे देखकर सोच रहे थे कि कौन कहता है कि ज़िंदगी में संघर्ष ख़त्म हो जाता है अच्छा वक्त, लेकिन कुछ लोग ऐसी किस्मत लिखवा कर लाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी बिना संघर्ष के नहीं आता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो सुनने के बाद शेयर कर दीजिए इस कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी बिना संघर्ष के नहीं आई। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।